दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में इनको काम करते हुए 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनके लिखे हुए गानों का जवाब नहीं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में। इनकी फिल्में जो भी देखता है वो देखता रह जाता है। उनके लिखे हुए डायलॉग आज भी लोग दोहराते हैं, चाहे वो 50 साल पुरानी फिल्म का डायलॉग हो, चाहे 40 साल पुरानी फिल्म का डायलॉग हो। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर। इनकी लिखी हुई फिल्में, इनके लिखे हुए गाने आज भी बड़े बड़े फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों में दिखाई जाती है, सिखाई जाती है और उनको दिखाकर बताया जाता है कि देखिए एक परफेक्ट फिल्म मेकिंग क्या होती है, और इसे कहते हैं गाना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। कहते हैं इन्होंने एक गाना जो सुपरहिट हुआ था उसे सिर्फ 9 मिनट में लिख दिया था। दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता को समझ नहीं आया था कि इनका नाम क्या रखा जाए। क्रांतिकारी सोच और क्रांतिकारी विचारधारा के इनके पिता ने इनका नाम जादू रख डाला। शुरू में इन्होंने अपनी जोड़ी सलमान खान के पिता के साथ बनाई थी, जो उस जमाने के हैंडसम हंक हीरो माने जाते थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने अकेले काम करना शुरू किया। जानेंगे इनके बारे में सब कुछ, क्योंकि आज इतिहास इन्हीं के बारे में, इन्हीं की फिल्मों की बात करने जा रहा है। बस आप बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम OSM बॉलीवुड में। मेरे पास कोठी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास माँ है। आज खुश तो बहुत होगे तुम, जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। ये बेहतरीन डायलॉग हैं इनकी फहरिस्त में। इतनी खूबसूरत फिल्में हैं जिनके साथ इनका नाम जुड़ा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बेहतरीन डायलॉग लिखने वाले, बेहतरीन फिल्में लिखने वाले जावेद अख्तर की कलम की। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। अपनी लिखावट से भारतीय सिनेमा की बुलंद आवाज बने जावेद अख्तर साहब आज 79 साल के हो चुके हैं। आज भी मुस्लिम परिवार में जन्मे हर बच्चे के कानों में सबसे पहले अजान पढ़ी जाती है, लेकिन नामचीन लेखकों के घरानों में जन्मे जावेद अख्तर के कानों में पिता जान निसार अख्तर ने जर्मन फिलोसोफर का स्लोगन पढ़ा था। ये शब्द थे, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। तर्जुमा है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें, दुनिया भर के कामगार एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, बस तुम्हारी जंजीरें हैं। इससे भी मजेदार बात यह है कि जावेद अख्तर के राइटर पिता ने उनका नाम भी एक नज्म लम्हा लम्हा जादू का फसाना होगा, पर जादू ही रखा था। सही मायनों में देखा जाए तो पैदाइश के टाइम से ही जावेद साहब का नज्म, फनकारी और हाजिर जवाबी से अटूट रिश्ता बना हुआ है। और हिंदी सिनेमा का जो सबसे लेजेंडरी डायलॉग है, मेरे पास माँ है, वो आपने लिखा। लेकिन इसमें थोड़ी सी शिकायत लग रही है मुझे इस शेर में जी, कि एक दुकान ले गए, घर ले गए, मुझे माँ देती है, जो आज भी 79 सालों से लोगों का दिल जीतता रहा है। जावेद की जिंदगी में जो कुछ हासिल है उसका कारण उनकी नज़में हैं। चाहे तरक्की हो, सलीम खान से दोस्ती हो, या शबाना आजमी से उनका जिंदगी भर का साथ हो। आइए जाने जादूनामा से जिंदगी जावेद साहब की। सागर किनारे दिल ये पुकारे। दोस्तों, कौन भूल सकता है इन नगमों को। 1983 में रज़िया सुल्तान, ऐ दिले नादा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, CID 1957। 1950 के दशक के ये मशहूर गाने लिखे गए थे जान निसार अख्तर की कलम से। वही जान निसार अख्तर जिनका नाम आज भी मशहूर है। उर्दू और हिंदी राइटर्स में सबसे ऊपर पंक्तियों में उनका नाम लिखा जाता है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का। 1943 में जान निसार अख्तर ने जाने माने कवि मिजाज की बहन साफिया से शादी की। इस शादी से उन्हें 1945 में एक नायाब तोहफा मिला, और वो तोहफा थे जावेद अख्तर। जनवरी 1945 को ग्वालियर के कमला अस्पताल में जावेद अख्तर का जन्म हुआ। वैसे तो पैदा होते ही मुस्लिम बच्चों के कान में अजान पड़ी जाती है, यही रिवायत है, लेकिन राइटर जान निसार अख्तर थोड़े से अलग दिमाग के थे, ठहरे नास्तिक।
वो बिल्कुल पूजा पाठ से अलग थे। तो अब अस्पताल में पहुंचे दोस्तों में यही कानाफूसी हुई और फिर एक दोस्त ने आखिर कह दिया, तुम तो नास्तिक आदमी हो, अल्लाह पे यकीन नहीं करते, तुम क्या करोगे। वही दोस्त हाथ में जर्मन के मशहूर फिलोसोफर मार्क्स कार्ल्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो बुक को थामे हुए खड़ा था। जानिसार अख्तर ने वो किताब देखी और कहा, जरा एक किताब मुझे दीजिए, इसके कान में यही पढ़ देते हैं। और इस तरह से जावेद साहब के कानों में अजान की तरह कहा गया, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। दुनिया भर के कामगार एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, बस तुम्हारी जंजीरें हैं। अब जिस बच्चे के कानों में पहली आवाज कम्युनिस्ट स्लोगन की हो, कम्युनिस्ट स्लोगन की गूंजी हो, तो सोचिए वो भला बड़ा होके क्या बनेगा, क्या सोच होगी उसकी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो भला बड़ा होके वो ऐसा राइटर क्यों नहीं बनेगा। खैर, कहानी में दोबारा लौटते हैं। बच्चे को लेकर जानिसार घर पहुंचे तो उसे देखने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया। भीड़ में खड़े एक दोस्त ने यूं ही पूछ लिया, इस बच्चे का नाम क्या रखोगे। दिमाग पर जोर दिया तो शादी के समय पत्नी साफिया के लिए लिखी गई एक नज्म उन्हें याद आ गई। वही गूंज उठी। वो नज्म थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। जानिसार तुरंत बोल पड़े, क्यों ना इस बच्चे का नाम जादू रख दिया जाए। अब भला उनकी कही बात कौन टालता। तो बस नाम पड़ गया जादू। 4 सालों तक जावेद अख्तर अपने परिवार वालों के लिए जादू ही रहे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो लेकिन अब बारी आई स्कूल में दाखला करवाने की। तो परिवार वालों ने गौर किया कि भाई जादू तो कोई जादू मतलब ये नाम नहीं होता, कोई संजीदा नाम थोड़ी है, ऐसे थोड़ी स्कूल में हम जादू नाम लिखवा के एडमिशन कराएंगे। भला इस नाम के साथ दाखला कैसे करवाया जाएगा। दूसरे बच्चे भी इनका मजाक उड़ाएंगे, जादू के नाम से तो ये मजाक बन जाएगा। पिता जानिसार को जादू नाम से इस कदर लगाव था कि उन्होंने नाम तो बदला, लेकिन ऐसा नाम जो जादू से मिलता जुलता था। जी हाँ, तो ऐसे जादू का नाम हो गया जावेद। जानिसार अख्तर साहब जब अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए तो साफिया ने ग्वालियर में रहकर दोनों बच्चों की परवरिश की। उस दौर में टेलीफोन या मोबाइल तो था नहीं, तो साफिया अपने बच्चों की बदमाशियां और शरारतें खतों के जरिए अपने पति तक पहुंचाया करती थी। जावेद अख्तर बचपन से ही बातें बनाने में माहिर थे। एक दफा मुंबई भेजे गए एक खत में उनकी मां साफिया ने बेटे जावेद का जिक्र किया था। जादू के हालात सुनाने के नहीं है, बस सुने आप देख सकते हैं। वो बातें तो बेतहाशा बनाता है। जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन हैं, तो जवाब मिलता है स्टालिन, और चचा का नाम पूछने पर कहते हैं दालिब यानी गालिब। दोस्तों, यहां हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि साफिया के पति जानिसार अख्तर को लिखे गए 1 अक्टूबर 1943 से 29 दिसंबर 1953 के दरमियान जो खत उन्हें लिखे गए, 1955 में हरफे आशना और ज़ेरे लब के नाम से पब्लिश भी किया गया था। इन खतों को जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर असगर वजाहत ने 2004 में ट्रांसलेट कर तुम्हारे नाम टाइटल के नाम से दोबारा पब्लिश भी किया है। दोस्तों, जावेद महज 9 साल के थे जब उनकी मां किसी लाइलाज बीमारी से उनकी जान चली गई। जानिसार पत्नी के गम से बुरी तरह से टूट गए थे, लेकिन यह दुख 9 साल के बेटे के लिए बहुत बड़ा था। मां गुजरी तो पिता भी गम से उभरने के लिए रिश्तेदारों के भरोसे उन्हें छोड़कर अपने लेखन में मशगूल हो गए। रिश्तेदारों के आसरे में आधी पढ़ाई लखनऊ से हुई और कुछ साल अलीगढ़ में गुजरे और कुछ भोपाल के सेफिया कॉलेज में। भोपाल में पढ़ाई के दिनों में जावेद साहब के कोई रिश्तेदार शहर में तो थे नहीं, तो वो कॉलेज के ही एक कमरे में अक्सर अपना गुजारा करते थे। सालों से बंद कमरे में जब जावेद रहने के लिए पहुंचे तो वहां खटमलों की भरमार थी, लेकिन मजबूरी क्या नहीं करवाती इंसान से। जावेद अख्तर की बुक जादूनामा लिखने वाले राइटर अरविंद मंडलोई ने लिखा था कि जावेद की जिंदगी में बहुत तकलीफें थीं, इतनी तकलीफें जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी लेख में जावेद साहब की खाने की स्पीड की भी वाहवाही हुई थी। वो महज 3 मिनट में पूरा खाना खा लिया करते थे, लेकिन ये कोई रिकॉर्ड नहीं, मजबूरी थी दोस्तों। दरअसल जावेद कॉलेज के ही कमरे में रहते थे और एक हॉस्टल में उधार लेकर खाना खाते थे। अब
रोज रोज उधार लेकर खाना खाने से होटल का जो मालिक था वो बहुत चिक करता था, तो उसके आने के वक्त से पहले ही जावेद जल्दबाजी में फटाफट अपना खाना खा लिया करते थे कि अगर वो आएगा तो गुस्सा करेगा। जैसे तैसे जावेद साहब ने पढ़ाई के नाम पर भोपाल में जद्दोजहद करते हुए दिन गुजारे और फिर एक दिन बोरिया बिस्तर बांधकर पहुंच गए अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई। उन्होंने वो हौसला कर दिखाया। वैसे सपना तो उनका डायरेक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत में लिखा कौन टाल सकता है। वो तारीख 4 अक्टूबर 1964 की थी जब वो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे और अपने पिता के पते पर पहुंच गए। पिता ने अपने पास उन्हें ठहरा तो दिया, लेकिन महज 6 दिनों में ही उनसे कह दिया कि मियां अपना खुद का ठिकाना ढूंढ लो, बस इससे ज्यादा मैं और नहीं कर सकता। बस पिता की बेरुखी वो झेल नहीं पाए। जेब में उन्होंने देखा तो 27 पैसे थे। वो 27 पैसे लेकर जावेद साहब काम ढूंढने के लिए पहुंच गए कमाल स्टूडियो और उसके चक्कर काटने लगे। काम तो मिला नहीं, लेकिन स्टूडियो के बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे वो बेंच लगाकर वहीं पर ही उन्होंने उसे अपने सोने का ठिकाना बना लिया। कुछ दिनों बाद जावेद के लिए कमाल अमरोही का स्टूडियो मान लीजिए वही उनका घर बन गया। जिस समय स्टूडियो में शूटिंग नहीं होती थी तो जावेद साहब अंदर जाकर अक्सर घुमा करते थे। ये वो दौर था जब कमाल अमरोही और मीना कुमारी अलग हो चुके थे एक दूसरे से, जिससे फिल्म पाकिजा की शूटिंग फिलहाल थोड़े दिन के लिए थम गई थी, वो रुक गई थी। और उसके बाद कहते हैं ना, ऐसा जब किस्मत पलटती है तो बहुत अजीब सी घटनाएं होती है। एक दिन मौका पाते ही जावेद साहब बीना कुमारी के मेकअप रूम में घुस गए। उन्होंने कहा देखी जाएगी। फिल्म पाकिजा के लिए बनाए गए पुराने जमाने के सामान के बीच उन्होंने एक पेटी देखी। पेटी खोली तो देखा उसमें मीना कुमारी के 2-4 अवार्ड जो हैं वो धूल खाते हुए पड़े हुए हैं। जावेद साहब ने पहले ट्रॉफी हाथ में ली और फिर पास पड़े धूल खा रहे शीशे से धूल हटाई, स्टाइल से ट्रॉफी हाथ में ली और जहन में सोचा कि मुझे ये ट्रॉफी मिलेगी और तालियों की गूंज के बीच में मुस्कुराते हुए भीड़ का इस्तकबाल करूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे शाहरुख खान ओम शांति ओम में बोलते हैं, आपने मुझे मेरी मंजिल से मिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बोलते हैं ना, मूवीज सोसाइटी का ही मिरर होती हैं, मूवीज आर मिरर ऑफ द सोसाइटी। देख लीजिए दोस्तों, कई बार जुबान पर लक्ष्मी बैठती है। किसने सोचा था कि किस्मत पलटेगी। जो वो उस टाइम कर रहे थे, इतनी सारी ट्रॉफियां और अवार्ड्स भरमार होंगे उनके घर पर, उनकी अलमारी भरी हुई होगी अवार्ड से और ट्रॉफी से। खैर, हम कहानी में वापस लौटते हैं। बीतते समय के साथ जेब में पड़े 27 पैसे खत्म होने वाले थे कि इसी बीच भोपाल के कॉलेज में उनके एक दोस्त थे मोहम्मद अली, जिन्होंने उनकी सिफारिश की। उनकी डायरेक्टर SM सागर के पास असिस्टेंट की नौकरी लगवा दी, जहां पर उन्हें तनख्वाह मिली 100 रुपया प्रति महीना। उस समय SM सागर फिल्म सरहदी लुटेरा की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और फिल्म बनाने की सोच रहे थे, लेकिन कहानी ऐसी थी कि कोई राइटर उसके डायलॉग लिखने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। SM सागर को परेशान देख एक दिन जावेद साहब ने उनसे कहा कि क्या मैं इस फिल्म का डायलॉग लिख सकता हूं, लिख दूं, अगर आपकी इजाजत हो। तो उधर से उन्हें उनका जवाब मिला, ठीक है, कोशिश करके देखो। जावेद साहब ने कलम उठाई और कुछ ही देर में, मतलब चंद घंटों में ही ऐसे डायलॉग लिखे जिन्हें पढ़कर SM सागर खुश हो गए। वो शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या है। इस फिल्म के हीरो थे सलीम खान। सलीम खान यानी सलमान खान के पिता। जावेद साहब ने भले ही फिल्म के डायलॉग में जान फूंक दी थी, लेकिन वहां सेट पर वो क्लैप बॉय ही बने रहे जो शॉट के लिए क्लैप देता है। साथ काम करते हुए जावेद साहब की सलीम साहब से दोस्ती गहरी होती चली गई। जब कुछ दिनों बाद जावेद साहब मशहूर राइटर कैफी आजमी, जो शबाना आजमी के पिता है, उनके असिस्टेंट बने, तो उनके पड़ोसी अबरार अली के साथ सलीम खान काम करते थे। उनकी दोस्ती मुलाकातें बढ़ी, लेकिन ज्यादातर चर्चा होती थी डायलॉग्स और राइटिंग पर। एक दिन दोनों बातों बातों में मशगूल थे कि उनके घर आ गए SM सागर। SM सागर साहब ने कहा, मैंने माधुरी मैगजीन से एक कहानी तो खरीद ली है, लेकिन उसका स्क्रीन प्ले नहीं बना पा रहा हूं। तुम अगर स्क्रीन प्ले लिख दो तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। जावेद साहब झट से बोल पड़े, कितने पैसे देंगे? तो जवाब मिला 5000 रुपए। अब 100 रुपए की तनख्वाह पर काम करने वाले किसी नौजवान के लिए इकट्ठे 5000 मिलना तो किसी लॉटरी से कम नहीं था।
इतनी बड़ी रकम तो जावेद साहब ने एक साथ अपनी जिंदगी में कभी देखी भी नहीं थी। दोस्तों, सलीम जावेद ने मिलकर पहली बार फिल्म अधिकार लिखी जो जबरदस्त हिट रही। फिल्म की स्क्रीनिंग में ही एक शख्स ने उन्हें सलाह दी कि आप लोग सिप्पी फिल्म क्यों नहीं चले जाते हो। जावेद साहब समय निकालकर रमेश सिप्पी के प्रोडक्शन हाउस पहुंच गए। अब जावेद साहब जब उनसे मिले सिप्पी साहब से तो उन्होंने कहा, जी हम आपके लिए ऐसे लिखेंगे, हम आपके लिए वैसे लिखेंगे। तो सिप्पी साहब बोले, आप तो अकेले आए हो, ये हमसे क्या मतलब है तुम्हारा। बोले, जी मैं और सलीम खान हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। तो पलटकर सिप्पी साहब ने कहा, तो ऐसा करिए भाई, आप दोनों साथ में ही आइए। 2 दिन बाद जावेद अख्तर सलीम खान को लेकर पहुंच गए स्टूडियो उनसे मिलने। रास्ते में जावेद साहब ने सलीम खान से पूछा, अगर उन्होंने हमें नौकरी दे दी तो हम पैसा कितना मांगेंगे। तो सलीम खान ने फट से कहा कि ये बताओ 1,000 रुपए कैसे रहेंगे। अब 1,000 रुपया उस वक्त बहुत होता था। 1,000 रुपए तनख्वाह इतनी ज्यादा थी कि जावेद साहब घबरा के बोल उठे, अरे ये क्या बोल रहे हो यार, इतनी तनख्वाह कौन देता है। लेकिन सलीम साहब की जुर्रत और कॉन्फिडेंस देखकर जावेद साहब ने यह बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो 1,000 रुपए मांगेंगे। दोनों सिप्पी साहब से मिलने पहुंचे। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, सुनाइए क्या है कहानी आपके पास। तो उन्होंने कहानी सुनाई। तो सिप्पी साहब ने पूछा, अच्छा कितने पैसे लोगे। जावेद साहब अंदर से तो घबरा रहे थे कि कैसे बोलूं, लेकिन ऊपरी दिखावट करते हुए उन्होंने बेहद कॉन्फिडेंस से कहा, जी 1,000 रुपए। अंदाज यूं था जैसे मानो सालों से उन्हें यही तनख्वाह मिलती आई हो। खैर, 1,000 रुपए की डिमांड उस दौर में काफी ज्यादा थी, लेकिन सलीम और जावेद की जोड़ी के पास वो हुनर था कि सिप्पी साहब ने उन्हें कहा, शुरुआत में हम आपको 750 रुपए देंगे, आपका काम देखेंगे और उसके बाद बढ़ा देंगे। ये बात सुनकर दोनों मान गए और सलीम जावेद ने सोचा, इतनी बड़ी सैलरी मिलना, हमारी तो लाइफ बन गई, अब तो लाइफ आराम से कट जाएगी। बस उसके बाद धीरे धीरे फिल्में आती गई, सलीम जावेद की जोड़ी लिखती गई और तरक्की होती गई। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। लेकिन अब भी दोनों को इंडस्ट्री में पहचान मिलनी बाकी थी। और पहचान दिलाने का काम कैसे मिला? जी हाँ, पहचान दिलाने का काम किया राजेश खन्ना और उनकी एक घर खरीदने की जिद ने। यह बात है 1970 के दशक की, जब राजेश खन्ना को कार्टर रोड पर स्थित आशीर्वाद बंगला पसंद आ गया। बंगले की कीमत 4.5 लाख रुपए थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे थे नहीं। 2.5 लाख रुपया कम पड़ रहा था, जिसके लिए उन्होंने फिल्म अंदाज साइन कर ली। फिल्म के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट मांग लिया और उन्हें मिल भी गया। उन्होंने तुरंत घर खरीद लिया। जब रकम खर्च करने के बाद राजेश खन्ना ने फिल्म अंदाज की स्क्रिप्ट देखी तो वो समझ गए कि अगर उसी स्क्रिप्ट के साथ ये फिल्म कर ली तो करियर तो बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, उस वक्त फिल्मी गलियारों में जावेद और सलीम की जोड़ी की वाहवाही बहुत हो रही थी, तो मदद मांगने के लिए राजेश खन्ना उनके पास पहुंच गए। सलीम जावेद से मिलकर राजेश खन्ना ने कहा, देखो मैंने फिल्म अंदाज के लिए 2.5 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट लिया है और मैं कार्टर रोड पर घर खरीद रहा हूं। घर की कीमत 4.5 लाख रुपए है। मुझे ये किसी भी कीमत पर खरीदना है। मैं प्रोड्यूसर के पैसे लौटा नहीं सकता। अगर मैंने ये फिल्म की तो मैं इंडस्ट्री से बाहर चला जाऊंगा, ये फिल्म पिट जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों प्लीज इसके स्क्रिप्ट को ठीक कर दो, इसके लिए लिख दो। राजेश खन्ना ने वादा किया कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी रही तो दोनों को मैं एक बहुत बढ़िया रकम दूंगा, मोटी रकम मिलेगी और फिल्म में बतौर राइटर क्रेडिट भी दिलवाऊंगा, क्योंकि उस समय तक राइटर्स को सिर्फ मेहनताना दिया जाता था, क्रेडिट नहीं मिलता था। बस फिर क्या था, बात बन गई और दोनों फिल्म की स्क्रिप्ट सुधारने में लग गए। प्रोड्यूसर्स को दोनों का काम इतना पसंद आया कि फिर पुरानी कहानी की जगह उनकी सुधारी हुई स्क्रिप्ट पर ही फिल्म बनी और राजेश खन्ना ने उन दोनों को 5-5 हजार रुपए दिलवाए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। फिल्म अंदाज सुपरहिट रही और इससे हेमा मालिनी स्टार बन गई। इसके बाद से ही सलीम जावेद की जोड़ी की चर्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। इसके बाद राजेश खन्ना की अगली फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी। उस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी इन दोनों ने ही लिखा था। हालांकि राजेश खन्ना ने यह फिल्म इसलिए साइन की थी कि वो हिट फिल्मों से परेशान थे, वो थोड़ा रिलैक्स करना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि हाथी मेरे साथी नहीं चलेगी, लेकिन जावेद अख्तर की कलम का वो कमाल था कि वो फिल्म भी हिट हो गई।
जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। फिल्म जंजीर का ये डायलॉग यूं तो 1973 बच्चन की आवाज और अंदाज से यादगार बना था, लेकिन इसे लिखा था जावेद अख्तर ने। दोस्तों यहाँ गौरतलब मैं आपको बात बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट कि फ्लॉप हीरो कहे जाने वाले उस टाइम पर अमिताभ बच्चन को कोई काम नहीं देता था। उनको जंजीर फिल्म में काम सलीम जावेद की सिफारिश से ही मिला था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। जावेद का जिक्र हो तो जंजीर, अमिताभ बच्चन और पोस्टर में नाम लिखवाने के किस्से को कैसे भूल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है उसका जिक्र करना। लंबे कद वाले अमिताभ ने बैक टू बैक बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों में काम किया था, तो प्रोड्यूसर उन्हें फिल्मों से निकालने के लिए सोचने लगे थे। और उन्होंने फिल्में साइन की थी वो झिझकने लगे थे। उस समय सलीम जावेद प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर लिख रहे थे। उस फिल्म में कोई हीरो काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। उस वक्त सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा को राय दी कि हमने एक लड़के को देखा है, उसकी आंखें बोलती हैं। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया है नमक हराम में और आनंद में, आप उसको देख सकते हैं, उसको कास्ट कर सकते हैं, हमें लगता है वो इस फिल्म के लिए सही है। प्रकाश मेहरा ने दोनों की बात मान ली और अमिताभ को फिल्म में लेने का रिस्क ले लिया। जब फिल्म बनकर पूरी हुई तो प्रकाश मेहरा फिल्म के पोस्टर पर काम करवा रहे थे। उस पोस्टर में हीरो का नाम था, हीरोइन का नाम था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम था, लेकिन राइटर का कहीं नामो निशान नहीं था। यही रीत थी, यही चला आ रहा था, लेकिन ये दोनों अपना नाम उसमें डलवाना चाहते थे। उन दोनों का मानना था कि प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, फिल्म तभी चलती है जब फिल्म की कहानी में दम होता है, फिल्म अच्छी होती है। तो एक दिन दोनों ने हिम्मत करके प्रकाश मेहरा से कहा, हमारे नाम भी पोस्टर में होने चाहिए प्रकाश साहब। इस पर प्रकाश मेहरा ने उन्हें टालते हुए कहा, अरे राइटर्स के नाम कौन डालता है, ऐसा कहाँ होता है भाई। प्रकाश मेहरा का जवाब सुनकर दोनों ने कुछ नहीं कहा। अब पूरे शहर में पोस्टर लग चुके थे, लेकिन यह बात सलीम जावेद को खल रही थी। एक दिन जावेद साहब के साथ बैठकर सलीम साहब ने जमकर शराब पी और फिर एक तरकीब निकाली। उन्होंने जीपी सिप्पी के प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले सुरेश नाम के एक लड़के को कॉल किया, 2 जीप और कुछ पेंटिंग का सामान लेकर लाने को कहा। जैसे ही लड़का पहुंचा तो सलीम साहब ने उससे कहा कि पूरे शहर में लगे पोस्टर में लिख दो, रिटन बाय सलीम जावेद। वैसा ही हुआ। अगले दिन शहर में लगे जंजीर के कुछ पोस्टर बदल चुके थे। अमिताभ बच्चन की नाक, जया बच्चन के चेहरे और प्राण के माथे के ऊपर सलीम जावेद का नाम लिखा हुआ था। खूब हलचल मची, इस बागीपन के चर्चे भी हुए, लेकिन दोनों ने इतिहास रच दिया और सिनेमा के इतिहास में पहली बार किसी पोस्टर पर राइटर्स के नाम लिखे गए थे। अब सलीम जावेद की जोड़ी के पास नाम था, पहचान थी, शौहरत भी थी, लेकिन एक और इतिहास रचना अभी भी बाकी था और वो इतिहास था हीरो से ज्यादा और मुंह मांगी फीस। सुपरहिट फिल्में लिखते हुए सलीम जावेद की फिल्म 5000 से 1 लाख तक पहुंच गई, लेकिन फिर दोनों ने तय किया जो भी फिल्म करेंगे उसके 2.5 लाख रुपए लेंगे। दोस्तों फिर उसके बाद जब जंजीर फिल्म का ट्रायल शो हुआ तो वो देखने के बाद यश चोपड़ा ने अपने असिस्टेंट रमेश तलवार से कहा, इन दोनों लड़कों को मिलने के लिए बुलाओ। सलीम जावेद उनसे मिलने दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने कहा, कोई स्क्रिप्ट है तो बताओ। जावेद साहब ने कहा, स्क्रिप्ट तो है लेकिन लोग पैसे नहीं देते। यश जी ने तुरंत कहा, अरे आप पैसे की चिंता मत करो, स्क्रिप्ट बताओ, पसंद आई तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन जावेद साहब उनके पास स्क्रिप्ट लेकर पहुंच गए और कहा, मैं आपसे फिल्म का एडवांस नहीं मांग रहा, लेकिन आप स्क्रिप्ट पढ़ें। उससे पहले मैं आपको फीस इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको यह ना लगे कि मैं पसंद आने पर आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं। यश चोपड़ा उनकी बात मान गए और उनसे पूछा कि बताइए आपकी फीस क्या है। तो जावेद अख्तर ने कहा 2 लाख। ये सुनकर यश चोपड़ा कुछ सेकंड्स के लिए खामोश हो गए। उनकी 2 लाख की रकम सुनकर उन्होंने जावेद साहब को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और अपने असिस्टेंट को बुलाया। जावेद साहब को लगा कि असिस्टेंट को बुलाया मतलब बात बन गई। जैसे ही असिस्टेंट पहुंचा तो यश चोपड़ा ने उनसे कहा, जो तुम मुझे बोल रहा था इसको ही बोल। ये कहते ही वो जोर से हंस पड़े। जावेद अख्तर की डिमांड का मजाक बन गया। ये बात फिल्मी गलियारे में तेजी से फैल गई और उनका मजाक बन गया, लेकिन सलीम और जावेद ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तकरीबन 8 महीने उनके पास कोई फिल्म नहीं थी, लेकिन जब जंजीर सुपरहिट हुई तो सलीम जावेद की जोड़ी हर फिल्मकार की पहली पसंद बन गई। कुछ दिनों बाद यश चोपड़ा ने फिर अपने असिस्टेंट को कहा, जाओ सलीम जावेद से कहो हम उन्हें 2-2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, उनकी फीस देने के लिए तैयार हैं, उन्हें जल्दी से साइन करो। दोस्तों जब उनके असिस्टेंट रमेश तलवार सलीम जावेद के पास पहुंचे तो उन्हें जवाब मिला, 2 लाख फीस तो जंजीर रिलीज होने से पहले थी, अब हम
5-5 लाख रुपए लेंगे। हुनर ऐसा हल्ला कर रहा था कि यश चोपड़ा को उनकी मांग माननी पड़ी, वो इसके लिए राजी हो गए। सलीम जावेद की जोड़ी को फिल्म दोस्ताना के लिए 12,50,000 रुपए दिए गए, जबकि फिल्म के हीरो और सुपरस्टार अमिताभ को उस फिल्म के लिए 12 लाख रुपए मिले थे। जी हां, हीरो से ज्यादा पैसे चार्ज किए। स्टार से भी 50,000 रुपए ज्यादा फीस लेकर सलीम जावेद ने हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया। जितना उनका 2 लाख फीस मांगने पर मजाक उड़ाया गया था, उतनी ही ज्यादा तारीफें उनके खाते में आई। सलीम जावेद की जोड़ी को ही हिंदी सिनेमा के स्क्रीन राइटर्स की किस्मत बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली राइटर जोड़ी कहा जाता है। यादों की बारात, जंजीर, दीवाना, दोस्ताना और शोले जैसी फिल्मों से उन्होंने मसाला फिल्मों का ऐसा दौर शुरू किया जो आज तक मिसाल है। अगर कभी पूछा जाए कि हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे आला दर्जे की फिल्म कौन सी है, तो जाहिर है उन फिल्मों की फहरिस्त में शोले का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। क्या तो ये फिल्म थी, क्या इसका स्क्रीन प्ले था और क्या इसके डायलॉग थे। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। और आधी रात को जब बच्चा रोता है तो मां कहती है, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है बसंती। फिल्म का हर किरदार, हर डायलॉग अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक यादगार बन गया है। आज भी ये फिल्म जहां चलती है, जहां लगती है, लोग खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं इस फिल्म को देखने के लिए। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो और कोई भी जनरेशन आ जाए, ये फिल्म हमेशा देखती है, चाहे वो 1970 की जनरेशन, 80, 90, 100, 2000, किसी भी जनरेशन की बात करें, सब ये फिल्म बार बार देखते हैं। लेकिन ये फिल्म इस मुकाम पर नहीं होती अगर सलीम जावेद अपनी जिद पर ना अड़े होते। दरअसल जब रमेश सिप्पी ने फिल्म लिखवाई तो वो समझ नहीं पाए कि स्क्रिप्ट पर बनी ये फिल्म चलेगी या नहीं, लेकिन दूरदर्शिता वाले सलीम जावेद ने इस फिल्म के हिट होने की गारंटी उन्हें दे डाली। अब इसे उनकी अकड़ कहा जाए, आत्मविश्वास या कॉमन सेंस। जैसे पहले फिल्म लगी, पहले तो कुछ टाइम तक फिल्म चली नहीं, लोगों ने कहा ये पिट जाएगी। पहले ही हफ्ते में कई ट्रेड मीटिंग बुलाई गई जिसमें लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये फिल्म फ्लॉप हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रही है। डरे हुए रमेश सिप्पी ने सीधे जावेद अख्तर के घर पर मीटिंग बुला ली। उन्होंने अमिताभ बच्चन, जीपी सिप्पी की मौजूदगी में सलीम जावेद से कहा, सुनो, फिल्म को रीशूट करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, इतने पैसे खर्च हुए हैं। क्लाइमेक्स से अमिताभ के मरने वाला सीन हटवा दो और दूसरे कुछ और भी सीन बदल दो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, नुकसान हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये फिल्म चलानी जरूरी है, फिल्म फ्लॉप हो रही है। आप लोगों ने कहा था फिल्म चलेगी। रमेश सिप्पी का मानना था कि अगर कुछ सीन बदल दें तो शायद नुकसान से बचा जा सकता है, अमजद खान को मरते हुए दिखा दें। जावेद साहब इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने पूछा, ये जो आपकी फिल्म आई है मेरा गांव मेरा देश, उससे कितनी कमाई हुई है? तो जवाब मिला, यही कुछ 50 लाख रुपए। जावेद साहब ने यह सुनकर कहा, जब उस फिल्म ने 50 लाख कमाए हैं तो ये फिल्म 1 करोड़ बिल्कुल कमाएगी, क्यों नहीं कमाएगी? तो रमेश सिप्पी ने कहा कि अगर आप बौखला गए हो, पागल हो गए हो, तो ये फिल्म फेल नहीं हो सकती। ये फिल्म फेल हो चुकी है, चेन टूट गई है, लोग थिएटर में नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो? सलीम जावेद ने किसी की भी नहीं सुनी और साहसी कदम उठाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने एक घोषणा पत्र बनाया जिसमें लिखा था, हम सलीम जावेद ये गारंटी लेते हैं कि ये फिल्म 1 करोड़ कमाएगी। ये फुल पेज घोषणा पत्र उन्होंने थिएटर की स्क्रीन में और ट्रेड गाइड में चलवाया। उससे पहले कभी किसी हिंदी फिल्म ने 1 करोड़ नहीं कमाए थे, लेकिन सलीम जावेद के भरोसे और हुनर ने एक काम कर दिखाया और इस जोड़ी की लिखी 24 में से 20 सुपरहिट फिल्में रही हैं। फिल्म मिस्टर इंडिया के बाद दोनों की कुछ मतभेदों की वजह से जोड़ी टूट गई थी। दोस्तों, जावेद अख्तर ने मशहूर लेखक होने के बावजूद भी 1979 में भरे मंच पर पहली बार अपनी आवाज में शायरी कही थी। ये वही साल था जब उनके पिता जानिसार अख्तर फौत हो गए थे, उनकी मौत हो चुकी थी। उनके अपने पिता से कभी नहीं बनी, ना ही दोनों ने कभी रिश्ते सुधारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन उनका मिलना जुलना जरूर था। जानिसार अख्तर ने 10 अगस्त 1979 को जावेद साहब को मिलने बुलाया था। जावेद के आते ही कंप कपाते हाथों से जानिसार अख्तर ने अपनी आखिरी किताब में ऑटोग्राफ दिया और जावेद को थमा दिया। ऑटोग्राफ के साथ लिखा था, जब हम ना रहेंगे तो बहुत याद करोगे।
इस मुलाकात के महज 9 दिनों बाद 19 अगस्त 1976 को ही जानिसार अख्तर का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद जावेद अख्तर ने भरी महफिल में एक शायरी पढ़ी। 7 पीढ़ियों से शेरो शायरी करने वाले, परिवार से ताल्लुक रखने वाले जावेद साहब का ये एक तरीका था, पिता से मिली नज़मों की विरासत का मंच पर लोगों को दिखाकर, अपनी आवाज में कहकर, पिता से कुछ भी कहे, बिना कुछ कहे सुलह करने का। जीना मुश्किल है क्या आसान, जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। जावेद अख्तर के करीबी लोग बताते हैं कि किसी भी शख्स ने अगर उनका बुरे वक्त में साथ दिया वो कभी भूलते नहीं है। शुरुआती सफर में जावेद अख्तर कैफी आजमी के असिस्टेंट थे। कामयाब होने के बावजूद जावेद साहब का उनके घर आना जाना लगा रहता था। दोनों के बीच शेरो शायरी की महफिल सजती रहती थी, जिसे देखने के लिए कैफी साहब की बेटियां शबाना और शौकत अक्सर फुर्सत निकालकर वहां बैठ जाती थी। इस तरह चंद मुलाकातों के बाद जावेद और शबाना ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला कर लिया। जबकि जावेद साहब 1972 में हनी ईरानी से शादी कर चुके थे, जिससे उन्हें 2 बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर थे। शबाना के पेरेंट्स भी उनकी एक शादीशुदा व्यक्ति से शादी कराने के लिए राजी बिल्कुल नहीं थे, लेकिन दोनों की जिद के आगे किसी की नहीं चली। आखिरकार 1984 में शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने शादी कर ली। जावेद साहब की पत्नी ने उनके इस फैसले की इज्जत रखी, लेकिन 1 साल बाद ही 1985 में उनकी पहली पत्नी ने उनसे तलाक ले लिया। तलाक के सालों बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते बेहतर बनाए हुए हैं, मधुर रिश्ते हैं। रूठ न जाना तुमसे कहूं तो मैं इन आंखों। दोस्तों, जावेद अख्तर के हुनर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब यश चोपड़ा के असिस्टेंट रमन कुमार ने फिल्म साथ साथ बनाई तो जावेद साहब ने उनकी विनती पर बिना फीस लिए एक गाना लिखा, जो गाना था तुमको देखा तो ये ख्याल आया। सुनने वालों के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया, लेकिन वाकई ट्रेन छूटने के डर से जावेद साहब ने यह गाना महज 9 मिनट में लिख दिया था। इसी तरह स्वदेश के गाने पल पल है भारी का भी जावेद साहब ने महज 1 से 1.5 घंटे में यह गाना लिखा है। मैंने 2-4 गाने 10 मिनट से कम में लिखे। यश जी का रमन कुमार नाम था, वो मेरे पास आया, कहले सर मैं तो एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ और मैं तो आपको पैसे दे ही नहीं सकता। मैं अच्छा लाओ पेपर पेन लाओ, लिखते हैं, अभी लिखते हैं। तो वो गाना मैंने 9 मिनट में लिख के उसे दे दिया ये लोग। फिर वो जगजीत सिंह ने गाया, वो गाना है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। फिल्मी डायलॉग के अलावा जावेद साहब की कलम से लिखे गए गाने तुमको देखा तो ये ख्याल आया, नीला आसमां खो गया, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, आज भी सदाबहार गाने हैं। आज भी लोग इन्हें सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, याद करते हैं। फिल्म सिलसिला, लावारिस, मिस्टर इंडिया, सागर, 1942 अ लव स्टोरी, रिफ्यूजी, बॉर्डर, विरासत, डुप्लीकेट, बादशाह, लगान, कल हो ना हो, टॉन, ओम शांति ओम, जोधा अकबर, रॉक ऑन, माय नेम इज खान, तलाश, रईस और डंकी जैसी न जाने कितनी फिल्में हैं जिनके गाने जावेद अख्तर साहब ने ही लिखे हैं। दोस्तों, जावेद साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते आए हैं और उनके बेटे, उनकी बेटी दोनों फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए एक मुकाम पर पहुंच गए हैं। जावेद अख्तर के जो बेटे हैं फरहान अख्तर, वो तो राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर भी हैं। उन्होंने हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया है और अभी भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी बेटी बहुत खूबसूरत फिल्में बनाती हैं, बहुत अलग तरह की फिल्में बनाती हैं। दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जावेद साहब को हिंदी सिनेमा के योगदान के लिए 6 नेशनल अवार्ड मिले हैं, पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। रिचर्ड डॉकिंस हासिल करने वाले जावेद अख्तर भारत के पहले शख्स हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम चाहते हैं इसी खुली विचारधारा के साथ वो आगे आए और अपने खुले विचारों के साथ वो लोगों का दिल बहलाएं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था राम मंदिर के ऊपर, जो अयोध्या में राम मंदिर बनना है। उन्होंने कहा था कि जात पात मैं नहीं मानता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो हमें उसकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। मैं उनके इस फैसले के साथ हूँ। इसी विचारधारा के साथ जावेद अख्तर ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं और हाजिर जवाबी उनकी हर कोई उनका कायल है। जावेद साहब, आपको हमारा सलाम।